जब देश में महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए और धर्म की राजनीति बढ़ जाए तो वही बेस्ट टाइम होता है युवाओं को लेक्चर देने का। भारत के युवाओं को रोजगार भले ना मिले, रोजगार को लेकर उन्हें तरह तरह के लेक्चर जरूर दिए जा रहे हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को लेक्चर दिया, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। 2023 में इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति लेक्चर दे रहे हैं कि युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। इन जूतों और चप्पलों पर ही आप नजर डाल लीजिए। जनता के पांव में चप्पलें घिसी हुई हैं और जूते ज्यादातर डुप्लीकेट ब्रांड के हैं। भारत की असंख्य जनता के पांव इसी तरह से भरे नजर आते हैं। जिस भारत के लोग मुश्किल से 25,000 महीने का भी नहीं कमा पाते, उनके पांव में भारत की समृद्धि इसी तरह घिसी पिटी छलकती नजर आती है। इसी साल अप्रैल 2023 में जयति घोष और सीपी चंद्रशेखर ने हिंदू बिजनेस लाइन में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे लोग अपनी पसंद का काम नहीं करते हैं। इनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अप्रैल से लेकर जून 2019 के बीच स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों की जितनी कमाई थी, जून 2022 में वो कमाई काफी कम हो गई। ये उतना ही कमा सकते हैं जिससे कि बस जी सकें। जब किसी तरह जीने लायक कमाएंगे तो भारतीयों के पांव ऐसे ही नजर आएंगे। अर्थशास्त्री जयति घोष का बयान भी रिपोर्ट में छपा है, जहां वे कह रही हैं कि आप मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं। अगर आप महंगाई की वृद्धि को इस आंकड़े के साथ देखेंगे तो पाएंगे कि बढ़ोतरी काफी कम है। असल में अधिकतर भारतीयों की कमाई घट रही है। कमाई की बात मत करो, उसके घटने की बात मत करो, केवल काम करने के घंटे की बात करो। काम नहीं मिल रहा है उसकी भी बात मत करो। क्या इन लोगों ने यह मान लिया है और यही सच है कि धर्म की राजनीति ने भारत के युवाओं को सोचने समझने के लायक नहीं छोड़ा है? अब उन्हें कुछ भी लेक्चर दिया जा सकता है। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें लेक्चर नहीं मिला है, वे नरेंद्र मोदी और नारायण मूर्ति से संपर्क कर सकते हैं। वैसे जिस वाक्य में नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की आपको नसीहत दी है, उसे एक बार ठीक से सुन लीजिए। माई रिक्वेस्ट इज दैट आवर यंगस्टर्स मस्ट से दिस इज माई कंट्री, आई वॉन्ट टू वर्क 70 आवर्स अ वीक। मेरी गुजारिश है हमारे नौजवानों को कहना चाहिए, यह मेरा देश है, मैं एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप दर्शक इस बात पर ज्यादा जोर दें कि यह मेरा देश है। क्या यही शर्त नारायण मूर्ति पर लागू होती है कि यह मेरा देश है, उन्हें ज्यादा सैलरी पर इंजीनियरिंग की नौकरी देनी चाहिए? जो बात गलत है उसे देश के नाम पर सही ठहराने की बात की जा रही है। यही नारायण मूर्ति क्यों नहीं कहते कि यह उनका भी देश है? और कितनी बुरी बात है कि 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं, उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। क्या यह हालत युवाओं के 70 घंटे काम नहीं करने से हुई, या इसका कारण उन आर्थिक नीतियों में है जिनके सहारे बड़े बड़े उद्योगपति और अमीर होते जा रहे हैं और ज्यादातर जनता और गरीब होती जा रही है? नारायण मूर्ति ने बड़े उद्योगपतियों से नहीं कहा कि उन्हें कहना चाहिए कि यह हमारा देश है, हम लोग 14.5 लाख करोड़ का लोन चुकाएंगे, क्योंकि गरीब लोग ना चुकाएं तो उनकी कमीज, उनकी जमीन तक नीलाम कर दी जाती है। यह ट्वीट तृणमूल कांग्रेस की सांसद जवाहर सरकार का है। इन्होंने रिजर्व बैंक के डेटा के आधार पर लिखा है कि पिछले 9 साल में 14.5 लाख करोड़ लोन गायब हो गया। 2014 के पहले के 10 साल की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय रूप से 1.5% लोन अगर ना चुके तो बहुत बुरा नहीं माना जाता, मगर मोदी सरकार में 7 से 11% बैड लोन हो गया। 1.5% से ऊपर की हर राशि लूट की राशि है। इस पर नारायण मूर्ति या बड़े उद्योगपति क्या राय रखते हैं? उद्योगपतियों को क्यों नहीं लेक्चर देते हैं कि सारा लोन चुकाओ समय पर, अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, युवाओं के पास भी पहुंचेगा? इस दौर में कौन क्या कह रहा है, कहां से तीर चला रहा है, किसके लिए तीर चला रहा है, जरा आंख कान खोलकर रखिए। और लखनऊ से आया यह वीडियो देखिए। दयालु भारत सरकार 25 रुपए किलो प्याज बेच रही है और कृपालु जनता लाइन में लगकर प्याज खरीद रही है। इस जनता ने टमाटर के लिए भी लाइन में लगकर साबित कर दिया कि जब भी लाइन में लगने का मौका मिलेगा वह निराश नहीं करेगी। प्याज की इस लाइन की रिपोर्ट गोदी मीडिया नहीं करेगा, मगर इस लाइन के जरिए दिन रात काम करने वाली जनता की आर्थिक हालत का अंदाजा आप लगा लीजिए। फिर नारायण मूर्ति को बुलाकर इन्हें लेक्चर दिलवाइए। ये वो लोग हैं जो सीमित और बहुत कम सैलरी या मजदूरी पर काम करते करते जवान से बुजुर्ग हो गए, बल्कि जो जवान हैं वो भी मेरी तरह ही बुजुर्ग लगने लगे हैं। 50 का 2 किलो हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। मंडी में महंगा मिल रहा है जी, 60-70 हो गया। तो ये सरकार की तरफ से जी सर।
अच्छा नहीं, लेकिन मजबूरी है, देना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट को यही करना था पहले उतार दिया तो थोड़ा इतना महंगा थोड़ा ना होता मंडी के अंदर। इतना जो रोड के रेट खराब किए हैं, और जो है अगर अच्छा करना था तो पहले ही उतार दिया, इतना महंगाई भी नहीं होती और जो है अच्छा लोगों को मिलता भी नहीं। दिक्कत तो है, मजबूरी में लेना पड़ रहा है। अच्छा, क्या सड़ा गुला प्याज दे रहे हैं, मजबूरी है, महंगाई की वजह से खाना पड़ रहा है। प्याज महंगा होता है तो क्या होता है हम ठीक से नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि गरीब और मजदूर तबके के लोग प्याज की कचौड़ी खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। उनकी कचौड़ियां कितनी महंगी हो जाएंगी। खासकर आज ही कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया, तो इसका असर प्याज वाली कचौड़ी और समोसे पर कितना पड़ेगा। जो लोग रोटी और प्याज खाकर गुजारा करते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी लोगों को मीडिया से बाहर कर एक ऐसा भारत दिखाया जा रहा है जो केवल और केवल मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। बाकी उसे कमाई और रोजगार से कोई मतलब नहीं। 70 घंटे काम करने के इस नारायण संवाद पर हम आज अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं, लेकिन लाइन प्रिय हो चुकी भारतीय जनता का दर्शन भी कराते रहेंगे। एक जनता लखनऊ में प्याज के लिए लाइन में है तो मुंबई में भी एक जनता है जो 2000 के नोट बदलवाने के लिए लाइन में है। इस जनता ने बात नहीं की, मगर 2 मिनट के इस वीडियो को आप मौन रहकर शुरू से अंत तक देखिए। आप पाएंगे कि आपके भीतर भी एक लाइन है, जैसे कभी उनके अंदर एक गीतकार ने फकीरी का दर्शन किया था। आप इस वीडियो में लाइन के दर्शन कीजिए। बस हम इस वीडियो में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज लगा रहे हैं, यह बताने के लिए कि अब इस देश की जनता मूर्छित अवस्था में है, लेकिन अगर उसे अस्पताल की जगह किसी लाइन में लगा दिया जाए तो वह अच्छा महसूस करने लगेगी। हमने 26 अक्टूबर को एक वीडियो में दिल्ली के रिजर्व बैंक के बाहर से ही ऐसी ही सुंदर लाइन दिखाई थी। जिस तरह से मीडिया ने इस लाइन को गायब कर दिया, उसी तरह से इस लाइन में खड़ी जनता ने अपने भीतर से जनता और उसके सवालों को गायब कर दिया है। मुंबई के उस दर्शक का बहुत शुक्रिया जिसने हमारे लिए जनता नाम की लापता प्राणी का यह वीडियो रिकॉर्ड किया है। यह वीडियो भी आज का ही है, चंडीगढ़ का है। यहां की लाइन छोटी है, मगर लोग इधर भी 2000 का नोट बदलवाने के लिए लाइनों में हैं। नारायण मूर्ति बता दें कि लोगों के लाइन में लगा देने से उनके काम करने के कितने घंटे बर्बाद हुए, मगर यह तो जनता है ही नहीं। होती तो पूछ लेती, वरना यही जनता कम से कम ट्वीट तो कर ही देती। नारायण मूर्ति कभी भी नहीं कहेंगे कि अस्पताल से लेकर रिजर्व बैंक के बाहर लाइन में लगी जनता के काम करने के कितने घंटे का नुकसान हो रहा है। सरकार मुआवजा दे, एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। नारायण मूर्ति जैसों का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन कह देंगे कि सोना नहाना भी देश के विकास में बाधक है। प्रधानमंत्री तो सोते नहीं, वो तो लगातार काम करते हैं। जिन्हें आप हीरो बनाते हैं वही एक दिन आकर आपको जीरो बनाने लग जाते हैं। यह मुंबई लोकल है। जिस वक्त मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया सुबह के 4:45 बज रहे थे। हम सभी जानते हैं कि काम पर जाने के लिए मुंबई के लाखों लोग इस लोकल का इस्तेमाल करते हैं। हर शहर में लोग काम करने के अलावा 2 से 3 घंटा आने जाने में गंवाते हैं। इन घंटों का भी काम करने का हिस्सा माना जाना चाहिए, मगर नहीं गिना जाता। हम नहीं जानते कि सुबह सुबह 4 बजे जागकर अपने घर से निकला कोई मुंबई वासी सोने के पहले तक काम करता रहता है या 8 घंटे बाद घर लौट आता है। दिन में उसकी नींद की क्या हालत होती होगी। कमाई उसकी इतनी कम है कि लोग एक नहीं 2-2, 3-3 और काम करते हैं। ऐसे लोग जो पहले से ही 70 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, उन्हें आप लेक्चर नहीं दे सकते कि आपका देश है, आप 70 घंटे काम करें। उद्योगपतियों को क्या लगता है कि सूरज के उगने से पहले निकल चुकी इस ट्रेन के भीतर कोई नहीं जाग रहा? सब धर्म के नशे में अपनी बुद्धि त्याग चुके हैं। भले ही उद्योगपति और राजनेताओं को लगता है कि जनता ऐसी ही है, मगर उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। देश तो इन उद्योगपतियों का भी है। जब भारत सरकार ने 2018 में चुनाव से पहले कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, तब झट से स्वागत करने लग गए। तब क्यों नहीं कहा कि आम जनता को टैक्स से ज्यादा राहत मिले? उसके पास जीवन और परिवार के लिए समय और पैसा नहीं है। 2015 में नारायण मूर्ति ने कहा था कि अगर अमीर लोग अधिक टैक्स देंगे तो देश की आर्थिक हालत सुधारी जा सकती है। उन्होंने मांग भी की कि अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। क्या 2018 में नारायण मूर्ति ने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध किया था, या उनकी कंपनी ने टैक्स छूट को अस्वीकार कर दिया था? ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली। ट्विटर पर और मीडिया रिपोर्ट में इन्फोसिस और आईटी कंपनियों में शुरुआती सैलरी को लेकर काफी कुछ छपा है। नारायण मूर्ति ने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया है। हमने उसी मनी कंट्रोल के रिसर्च से यह जानकारी ली है।
2012 में इंफोसिस में फ्रेशर को यानी नई नौकरी वाले को साल का 2.25 लाख मिला करता था, यानी महीने का कोई 23,000, यानी उससे भी कम। उस साल सीईओ को साल में 80 लाख रुपए मिलते थे। 10 साल बाद फ्रेशर की सालाना आय बढ़कर मात्र 3.6 लाख हुई, यानी महीने का 30,000। और सीईओ सलील पारेख को वित्त वर्ष 2022 में जो पैसा मिला वो था 79 करोड़, हर महीने 6.5 करोड़ से भी अधिक की सैलरी। पिछले साल उनकी आय में कुछ कमी आई है और 56.5 करोड़ मिले हैं। जिस अवधि में सीईओ की आय 835% बढ़ी, यानी फिर से दोहराता हूं, आय 835% बढ़ी, उसी अवधि में फ्रेशर की आय मात्र 45% ही बढ़ी। इस वक्त जो फ्रेशर इंफोसिस ज्वाइन कर रहा है उसकी सैलरी 10 साल पहले की तुलना में कम हुई है या ज्यादा हो गई है, इस पर नारायण मूर्ति कभी बात नहीं करेंगे, मगर हम कर रहे हैं। आज आप ज्यादातर युवाओं को होम डिलीवरी का काम करते देखेंगे। वे बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते हैं, फिर भी सम्मानजनक कमाई नहीं है। अपने घर आने वाले किसी भी होम डिलीवरी बॉय या गर्ल को देखिए, पता चलेगा कि ये युवा कितने मेहनती हैं। 70 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं, अपने ही देश के लिए करते हैं। लेकिन क्या उनका यह देश उन्हें सम्मानजनक जीवन दे रहा है? कभी मॉल में सेल्स गर्ल और बॉय की सैलरी पूछ लीजिएगा, कितने घंटे से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं, यह भी पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा। इनकी औसत सैलरी महीने की 20,000 भी नहीं होती है। हमने आपको एक पुराने वीडियो में फ्रांस में होने वाले प्रदर्शनों का विश्लेषण दिखाया था। वहां की सरकार पेंशन देने की हालत में नहीं है, तो बस इतना सा नियम बनाया कि अगर पेंशन पूरी पानी है तो कुछ और साल काम करने होंगे। मगर लोग उसके विरोध में सड़कों पर आ गए और फ्रांस में भयंकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। नारायण मूर्ति को वहां जाकर लेक्चर देना था कि फ्रांस की जनता को एक नहीं 3-4 साल और काम कर लेना चाहिए ताकि पेंशन मिले। दुनिया में बहस चल रही है कि काम के घंटे कम किए जाएं, काम के बाद परिवार के लिए समय मिले, काम और जीवन के बीच संतुलन बने। लेकिन भारत में जानबूझकर यह बहस नहीं चलाई जाती। जनता को किसी तरह धर्म और मंदिर के मुद्दे में उलझा कर रखना है ताकि उसका शोषण इस हद तक होता रहे कि उसे सोने का समय भी ना मिले। नारायण मूर्ति ने यह भारत नहीं देखा होगा। उस भारत से पूछिए शहर और महानगर का क्या मतलब है। यह महानगर के भीतर का एक कस्बा लगता है जहां की जिंदगी रात के सन्नाटे में इस तरह खाली दिखती है। इन छोटी छोटी दुकानों में लोग घंटों काम करते हैं, बिना किसी ब्रेक का काम करते हैं। इनके जीवन में परिवार नहीं, छुट्टी नहीं। आज का भारत उस राजनीति की चपेट में है जो दिन रात परिवार के संस्कार की बात कर रहा है, परिवार की संस्था के मिट जाने का रोना रोता है, धर्म के लिए चिंता करता है। मगर उस राजनीति से आप पूछिए कि लोग 70 घंटे काम करेंगे तो परिवार की संस्था के लिए समय कहां से आएगा? क्या यह राजनीति नारायण मूर्ति के बयान का विरोध करेगी? हुआ उल्टा, वह चुप रह गई, क्योंकि ये उद्योगपति भी बदले समय में भारत सरकार को लेकर अब सवाल नहीं करते, चुप रहते हैं। फ्रांस में कानून बना है कि दफ्तर के बाद कर्मचारी से आप संपर्क नहीं कर सकते। यह कानून इसलिए है कि उसे परिवार के साथ समय बिताने का वक्त मिले, इससे काम बेहतर होता है। 2021 में पुर्तगाल